नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम 81 से लेकर 100 क्वेश्चन देखेंगे। 2019 हिंदी साहित्य PYQ यूथ कंपटीशन का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं नेट JRF के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, तो इससे पहले एक वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हम 2022 और फिर 2023 के क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा में आए हुए। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं यह क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी। 81 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले के वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्रम से मिल जाएगा। 20-20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 50-50 लगभग, मतलब कि 2 वीडियो में आपका हो जाएगा। जो अब 4 या 5 में हो रहा है वह आपका 2 में हो जाएगा आने वाले 2022 का जब हम करेंगे तो वहाँ से। तो निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? यह क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन और सफ़र के साथी। तो आपको जो आता है वह आप मन में सोच ही लेंगे। आपको जो आता है आप वह पता ही चल जाएगा कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? A और B, परिशिष्ट और चक्रव्यूह नहीं है विदेशी परिवेश पे, जबकि वे दिन और सफ़र के साथी है। देखिए, परिशिष्ट और चक्रव्यूह दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग वाले संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण करता है, जबकि चक्रव्यूह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। वे दिन निर्मल वर्मा तथा सफ़र के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है, जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। वे दिन और सफ़र के साथी दोनों आपका विदेशी जीवन पे आधारित है। आगे है निश्चय का 82 क्वेश्चन पर 82। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? निश्चय ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, यह भी याद रखिएगा। निश्चय का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है अस्तित्ववाद से। निश्चय का संबंध अस्तित्ववादी विचारधारा से है। फ्रेडरिक निश्चय जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड कहाँ से संबंधित है? मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का, जबकि अर्नाल्ड टॉयनबी ल्योतार का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। बड़ा बड़ा नाम है। क्वेश्चन नंबर 83 है, तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पे आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? बंटी। तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पे आधारित उपन्यास आपका बंटी के लेखिका मनु भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास की बात की जाए तो महाभोज 1979 का है, और 1 इंच मुस्कान भी है। इसमें राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा है। इस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा है, 1 इंच मुस्कान को। बाकी बात की जाए तो महाभोज तो मनु भंडारी का है ही, आपका बंटी भी है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का है। शेखर एक जीवनी भी नेट के सिलेबस में है। क्वेश्चन 84 है, कथन और कारण है। कथन क्या है कि काव्य का सर्वस्व अलंकार है, और इसका कारण बता रहा है क्योंकि केवल अलंकार से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका सही जवाब क्या है कि दोनों बात गलत है। केवल केवल लगा दिया ना, तो केवल अलंकार है, केवल निखरता है, तो दोनों बातें यहाँ पे आपकी गलत है। व्याख्या भी देख लेते हैं। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, यह कथन सत्य नहीं है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार जो मतलब कि अलंकार अलंकृत करे वही अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्णों से बनते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण इत्यादि। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। इसका तर्क है क्या है कि क्योंकि केवल अलंकार से ही केवल लगा दिया, इसलिए गलत है। अलंकार से कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, यह गलत है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 आना चाहिए ना।
चौरासी के बाद तो 85 आएगा। 85 में क्या है, इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी। बी और सी यानी कि कहाँ गया पेंसिल, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा आपका है क्या है, सादृश्य मूलक है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी। व्यतिरेक में क्या होता है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय श्रेष्ठ बताया जाए और क्या है, और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंग। उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इसमें शब्द जो आएंगे की पॉइंट पहचानने के लिए वो आएंगे मानो, मानहू, मनहू, मनु मानो, जनु जानो, ये सब, मन जानो, जानहू, जनु, निश्चय, मेरे जान इत्यादि। यह क्या है, यह पहचानने के इसके शब्द हैं। यह वाक्यों में आ गया तो यही होगा। जैसे चमचमा, चंचल, चैन, बिच, घूंघट, पट, झीन, मानहू आ गया ना, मानहू, सूर, सरिता, विमल, जल, उजरद, जुगमीन। तो ये सब मनु मानो, जनु जानो आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बाकी ए विभावना है और डी आपका असंगति अलंकार है। यह भी असंगति अलंकार सादृश्य मूलक नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा दोनों। अगला है 86 हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नॉवेल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई, अतः अन्य विकल्प असंगत है। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य क्या है? तो डायरी साहित्य की बात की जाए तो निम्नलिखित में से डायरी साहित्य को हमें छांटना है। देखिए, प्रवास की डायरी है, एक साहित्य की डायरी है, दिल्ली मेरा प्रदेश और ऋण जल धन जल यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका डायरी की बात की जाए तो प्रवास की डायरी, एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों डायरी की विधा है ये वाली। और ऋण जल धन जल यह क्या है, फरीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्ट ताज है। किसका रिपोर्ट ताज है, ठीक है। बाकी प्रवास की डायरी मतलब देख लेते हैं इसके इधर कि किस सन का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रवास की डायरी 1971 का हरिवंश राय बच्चन का है। एक साहित्यिक की डायरी 1776, गलत, एक साहित्यिक की डायरी 1976, ठीक, 1976 मुक्तिबोध का है। और दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है 1976 का, 1976, जी हाँ। मतलब यहाँ पे एक डाउट है, आपको यदि कंफर्म होगा ना, यहाँ पे हम लोग स्टार लगा देते हैं कि आप बताइए कि मतलब क्या है इसका सही। वैसे तो 1976 है, 1976 दोनों है, तो क्या एग्जैक्ट सही है? थोड़ा सा डाउट है, लेकिन पूरा आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बादाम और खा लेंगे, याददाश्त ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि हम लोग सीधा चलते हैं सुमेलित वाले में, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें PYQ से ही आशा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे उसका आंसर क्या है। अंधा युग है ना, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि है, अश्वत्थामा का कथन है। बी है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, यह किसका है, वृद्ध याचक का है। और सी है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यह यूसु का है। और डी है, गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, यह किसका है, धृतराष्ट्र का है। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो यह क्या है, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। हेमचंद की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो काव्यानुशासन और शब्दानुशासन है। हेमचंद संस्कृत अंतिम महावैयाकरण और महापंडित थे, अतः हेमचंद कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, इसीलिए हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
90 है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पे कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी वाला सही है। शक्तिशाली और दूर दूर से पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और सी है, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उर्वशी के बारे में हम लोग इसका विश्लेषण भी करते हैं। तृतीय अंक के आधार पर सही कथन ए और सी तो हो गया है और रामधारी सिंह दिनकर का है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। दिनकर जिस पर इस उर्वशी पे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। उर्वशी में कामाध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। आगे देखते हैं, ये मतलब कि आपका देखिए कि यह गद्यांश पे आधारित हो गया ना। लास्ट में 10 क्वेश्चन देता ही है गद्यांश और फिर उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधे आंसर देखेंगे। आप इसको पॉज करके अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है, इधर भी है गद्यांश आगे है। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद 91 से लेके 100 तक इस पर 10 क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका विशेषता क्या है, सी है, तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी होते हैं। 92 है, वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है। तो इसका सही जवाब है कई अस्पष्ट भावों का संकेत होना। और 93 है, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है। क्योंकि मतलब गद्य के आधार पर ही आपको आंसर देना है। कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। और यहाँ पे 94 है, मतलब गद्यांश पे सीधा सीधा पूछ देता है, तो उसको बस थोड़ा सा समझ के कर देना होता है। 94 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर सी है। सी वाला यह सही नहीं है। वध, भीषण, यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य हैं। तो यह बात सही नहीं है। 95 भी पूछा है कि कौन सा बात सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्मस्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है। क्वेश्चन 96 है, मतलब कि यहाँ पे 2-2 गद्यांश पूछा जाता है ना, 5 क्वेश्चन का फिर दूसरा 5 क्वेश्चन का। इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, फिर इस पे आधारित हम लोग इसका आंसर करते हैं 96 से लेके 100 तक। 96 नंबर का क्वेश्चन है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है। यह बात सही नहीं है। बाकी इधर आपका 97 क्वेश्चन है। 97 क्या है, मतलब आप गद्यांश उसको पॉज करके रोक के पढ़ के तब इसको कीजिएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष के पूर्व क्या स्थिति थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी का मतलब है कि उसका कर्मफल प्राप्ति की अवश्यंभाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। यह आपका है 97 नंबर क्वेश्चन। 98 देखते हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताएं में बदलाव के क्या कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार यह इसका कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी कहाँ गया, सी है। सी का मतलब कि नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। आखिरी क्वेश्चन है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। तो यह पूरा मतलब कि गद्यांश हो गया। 2 गद्यांश देता है आपका, लास्ट में ही देता है, 90 से लेकर 100 तक देगा 5-5 का। तो वहाँ पे आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसी के आधार पे कर देंगे। कभी कभी एकदम सीधा आंसर मिल जाता है गद्यांश में से, कभी कभी थोड़ा सा समझ के करना होता है।
तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपने सवाल सुझाव भी कमेंट कीजिए, और जो आपके डाउट है उसको भी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।